नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप गणित पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। गणित पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 11वीं वीडियो है। अगर आप गणित के साथ साथ सीटेट में पूछे जाने वाले प्राइमरी और अपर प्राइमरी के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी के अलावा सीटेट दिसंबर 2021 और प्रीवियस ईयर अपर प्राइमरी और प्राइमरी सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संख्या के बोध 10 तक का विकास करने के लिए अंतिम चरण है। अंतिम चरण हमसे पूछा जा रहा है, यानी सीधे तौर पर यह समझ लीजिए कि बच्चा जब प्राइमरी में जा रहा होता है तो वो गिनती के बारे में बिल्कुल बेसिक से सीख रहा होता है, यानी तो बच्चे को 10 तक गिनती सिखाने के संदर्भ में कौन सा अंतिम चरण है ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, बच्चा जब प्राइमरी में नहीं भी गया तब भी वो अपने घर पर अपने परिवेश में गिनती के विभिन्न चीज़ों को देखते हुए, जैसे कि कोई सब्जी खरीद रहा है तो वहाँ पर बोला जाता है कि 1 रुपया का एक, मान लीजिए कोई ऐसा सब्जी होगा या फिर चॉकलेट होगा तो 1 रुपये का एक चॉकलेट है, 2 रुपये का 2 चॉकलेट है। इस प्रकार से रेट उसको पता चलता है। यानी कहीं ना कहीं विद्यालय जाने से पहले वो इन सभी चीज़ों को, संख्याओं को सुन रहा होता है, लेकिन ध्यान से समझिएगा, केवल मौखिक तौर पर। अभी बच्चा पढ़ना नहीं जानता, लिखना नहीं जानता, लेकिन मौखिक तौर पर इन संख्याओं को सुन रहा होता है। तो जहां पर भी मौखिक वाला विकल्प होगा, जहां पर भी केवल मौखिक बोलने या सुनने तक वाला विकल्प होगा, वो हमारा अंतिम चरण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विद्यालय में बच्चा जाकर के औपचारिक तरीके से जब पढ़ना लिखना सीखता है तब अंकों के बारे में लिखना सीखता है। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। क्या कहा जा रहा है? एक दी गई संख्या से पहले और बाद में क्या आता है इसका अधिगम। जाहिर सी बात है, बच्चा पहले विद्यालय नहीं गया है, बावजूद इसके वह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से काउंटिंग सीख जाता है। यानी उसको पता है कि पर्टिकुलर किसी एक अंक के पहले क्या आएगा और उसके बाद में क्या आएगा, तो ये उसको पता होता है। तो ये हमारा अंतिम चरण नहीं है। तीसरा देखिए, संख्याओं को उनके नाम के साथ गणना करने का अधिगम। जाहिर सी बात है, बच्चा 1 बोल ले रहा है, 2 बोल ले रहा है, 3 बोल ले रहा है, 3 बोल ले रहा है, 4 5 6, तो ये क्या है? संख्याओं का उनके नाम के साथ अधिगम करने की कोशिश की जा रही है। यानी ये भी मौखिक तरीके से जुड़ा हुआ है। हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि अंतिम चरण नहीं है। पहला देखिए, संख्याओं के क्रम का अधिगम। तो जाहिर सी बात है, जब बच्चा काउंटिंग कर रहा है 1 2 3 4 5, तो जाहिर सी बात है उसको क्रम पता है कि 1 के बाद अगला क्रम 2 आएगा, 2 के बाद अगला क्रम 3 आएगा, यानी उससे सीरीज पता है। तो ये भी हमारा अंतिम चरण नहीं है। लेकिन अगर बात करें ऑप्शन नंबर 2 की, देखिए संख्याओं को पढ़ने और लिखने का अधिगम। बच्चा भले मौखिक तौर पर बोल लेता है लेकिन लिखे हुए को देख करके पढ़ नहीं सकता अंकों को, या फिर एक तरीके से अंकों को लिख नहीं सकता। ये अंतिम चरण है। अगर बच्चा पढ़ना और लिखना सीख जाए तब ये माना जाता है कि अब अंकों का उसे पूरा एक तरीके से ज्ञान हो चुका है। तो ये अंतिम चरण होता है जब बच्चा पढ़ना और लिखना, अंकों के बारे में सीख जाता है। ठीक है, तो ये हमसे यही पूछा गया था, अंतिम चरण कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक शिक्षक ने बच्चों को निम्न अधिन्यास दिया। अधिन्यास यानी कि असाइनमेंट के संदर्भ में कहा जा रहा है। ठीक है, असाइनमेंट क्या दिया गया? देखिए, तुम्हारा मित्र कक्षा में अनुपस्थित था, उसका क्षेत्रों और परिमाप नामक पाठ छूट गया। उसे एक पत्र यह व्याख्या करते हुए लिखो कि दोनों में क्या अंतर है। आप चित्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं। गणित के इस प्रकार कार्य देने का प्रयोजन क्या है? मान लीजिए कि आपकी कक्षा में एक बालक है जो कि विद्यालय नहीं आया था, तो सभी बच्चों को टीचर के द्वारा यह निर्देशित किया गया कि जब वो बच्चा विद्यालय नहीं आया तो एक चैप्टर पढ़ाया गया, क्षेत्रफल और परिमाप। तो बच्चे को यह बोला गया कि उस बच्चे को संबोधित करते हुए एक चिट्ठी आपको लिखनी है, जिसमें क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में क्या अंतर है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस प्रकार की चिट्ठी लिखने का प्रमुख उद्देश्य क्या है ये हमसे पूछा गया। ठीक है, चलिए पहला दिया गया, पढ़ाई गई अवधारणा के बारे में बच्चों की समझ को जानना। बिल्कुल सही बात है, बच्चे जब चिट्ठी लिखेंगे तो उनके द्वारा लिखे गए लेख को देख करके टीचर समझ सकता है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट कितना समझ में आया। यानी कि अगर वो क्षेत्रफल और परिमाप में सही सही अंतर बता लेता है तो जाहिर सी बात है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यानी कि ये इसका प्रयोजन था, इसका उद्देश्य था।
दूसरा देखिए, अनुपस्थित विद्यार्थी को उसके छूटे हुए कार्य के लिए सहायता देना। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि बच्चे उसको चिट्ठी लिखे और चिट्ठी लिख पढ़ करके वो जो अनुपस्थित बच्चा था उसको समझ पाएगा कॉन्सेप्ट? नहीं समझ पाएगा। बच्चे प्राइमरी स्तर के हैं, बच्चे खेल के माध्यम से सीखेंगे, जब तक सक्रिय नहीं रहेंगे तब तक सीख नहीं पाएंगे। अब बच्चा अगर पत्र को लेख करके केवल पढ़ करके अगर समझ पाता तब तो जाहिर सी बात है वो किताब को भी पढ़ करके समझ पाता। फिर एनसीएफ को ये कहने की आवश्यकता ही नहीं थी कि बच्चों को खेल के माध्यम से या फिर अन्वेषण के माध्यम से सिखाना है, खोज के माध्यम से सिखाना है। सक्रिय भागीदारी यहां पर इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बच्चे की सक्रिय भागीदारी नहीं रहेगी पत्र को पढ़ने के संदर्भ में, इस वजह से ये इसके माध्यम से वो बच्चा नहीं सीख सकता और इसलिए ये इसका प्रयोजन भी नहीं हो सकता। तो ये निगेटिव हो गया। तीसरा देखिए, छात्र को यह सिखाना कि पत्र कैसे लिखा जाता है। देखिए, पत्र लिखना ये लैंग्वेज का पार्ट है, यानी कि हिंदी में या फिर इंग्लिश में बच्चा लिख रहा होगा, तो हिंदी में या इंग्लिश में जो पत्र लेखन होता है वो उसको पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट में, जैसे कि हिंदी के सब्जेक्ट में या फिर इंग्लिश के सब्जेक्ट में सिखाया जाएगा। मैथमेटिक्स में पत्र लिखना नहीं सिखाया जाएगा, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, छात्र के गणितीय संरचना में वृद्धि करना। तो ये बात बिल्कुल सही है, संचारण में वृद्धि करना। गणितीय संचारण, संचारण का मतलब क्या होता है कि किस प्रकार से वो गणित के बारे में सोच रहा है, किस प्रकार से वो गणितों के बारे में एक तरीके से विचार विमर्श कर रहा है। जाहिर सी बात है, जो पत्र बच्चा लिखेगा उसके माध्यम से उसका गणितीय संचारण के बारे में टीचर को पता चल सकता है और बच्चे का भी एक तरीके से जो थिंकिंग प्रोसेस है उसमें गणितीकरण यानी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आ सकते हैं। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। यानी हमारा विकल्प क्या बना, 1 और 4 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3, 1 और 4 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। अगला प्रश्न पूछा गया था व्यकलन। व्यकलन का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाना। घटाने की एक समस्या 400 में से 45 को घटाना है के सामने रखने पर एक विद्यार्थी ने कहा यदि वह 40 होता तो 60 होगा, परंतु 45 है इसलिए 55, 155, 255, 355 होगा, इसलिए 400 माइनस 445 बराबर 355 होगा। यानी कि जब प्रश्न बच्चे के सामने रखा गया तो उसने क्या किया, एक अनुमान लगाते हुए ये कहा कि ये 45 है, अगर ये 40 होता तो जाहिर सी बात है 100 में से 40 घटाएंगे तो 60 बचता, लेकिन ये 45 है तो 60 ना घट करके 55 बचेगा। फिर 55 उसने बोला, फिर 155 बोला, फिर 255 बोला, फिर 355 बोला, क्योंकि यहाँ पर पहले 100 में से उसने घटाया था तो केवल 55 बचा था। फिर उसके बाद से 200 में से घटाया, फिर 300 में से, फिर 400 में घटा करके अंतिम रूप से 355 पर वो रिजल्ट पर पहुंचा था। ये मौखिक तौर पर बच्चा अपने मन में सोच रहा है, ठीक है, यानी मन में ही कैलकुलेशन कर रहा है। अब हमसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त युक्ति के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पॉजिटिव सेंस में प्रश्न पूछा गया, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथा विकल्प दिया गया है, यह समस्या हल करने की हिट और ट्रायल तत्कालिक अनुमान और प्रयास युक्ति है। हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है कि एक अनुमान लगाया जाता है और अगर वो गलत हो गया तो फिर दोबारा अनुमान लगाया जाता है, फिर अगर मान लीजिए वो गलत हो गया तो फिर तिबारा अनुमान लगाया जाता है। तो ये प्रोसेस नहीं है, बच्चा एक ही बार में बिल्कुल सटीक उत्तर तक पहुंचा है। तो हिट एंड ट्रायल ये युक्ति नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, व्यकलन पर आधारित इस समस्या को हल करने के लिए इस युक्ति का उपयोग करने पर विद्यार्थी को 0 अंक मिलेंगे। ये विकल्प निगेटिव है। देखिए, कभी भी बच्चे की योग्यता को नंबर में नहीं आंका जा सकता, और वो भी तब जब आप लोग रचनात्मक मूल्यांकन कर रहे हो। रचनात्मक मूल्यांकन यानी कि सत्र के बीच में जो बच्चे का मूल्यांकन हो रहा है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आया है या नहीं। देखिए, ये आप जब योगात्मक मूल्यांकन कर रहे होते हैं यानी कि जो फाइनल परीक्षा हो रहा था उसमें थोड़ा सा कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन जब बच्चे का रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आया है या नहीं ये जांचना होता है। तो बच्चा तो बिल्कुल सही उत्तर निकाल पा रहा है ना, चाहे वो किसी भी प्रकार की विधि का प्रयोग कर रहा हो। और जब आप उसको 0 अंक देंगे सही उत्तर निकालने के बावजूद भी, तो बच्चे को ये लगेगा कि मुझे एक ही विधि से बाउंड किया जा रहा है उत्तर निकालने के संदर्भ में। तो फिर बच्चा क्रिएटिव नहीं बनेगा, वो अपनी तरफ से कुछ नया विचार नहीं सोचेगा, कुछ मौलिक विचार अपनी तरफ से नहीं लाएगा, बल्कि रटे रटाए जिस प्रकार से कक्षा में या फिर किताब में उसका प्रॉब्लम को सॉल्व किया होगा उसी को वो कॉपी करने लगेगा और उसी का अनुकरण करने लगेगा। तो ये एक तरीके से अधिगम नहीं बोला जाएगा। क्यों नहीं बोला जाएगा? क्योंकि अधिगम में बच्चे का खुद का भी मौलिक विचार होना चाहिए, बच्चा भी एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, और केवल अनुकरण करना, कॉपी करना, तो इससे बच्चा निष्क्रिय हो जाएगा और कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी जो उसके अंदर थी वो खत्म हो जाएगी। इस वजह से निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला विकल्प देखिए, यह युक्ति गलत है क्योंकि केवल मानक व्यकलन विधि ही वांछनीय है। केवल एकमात्र एक ही, यही, ही, पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, ये जितने भी वर्ड होते हैं किसी भी विकल्प में अगर आपको दिख जाए और प्रश्न अगर पॉजिटिव सेंस में पूछा गया तो ये विकल्प एक तरफा हो जाता है, एक पक्ष की केवल बात करता है, निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा।
इकाई विकल्प बचा, यह एक औपचारिक कलन विधि है और विद्यार्थी की गणितीय सोच प्रक्रिया को प्रतिबिंबित करती है। यानी बच्चा किस प्रकार से सोच पा रहा है इस प्रश्न को लेकर के, वो उसका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं इससे प्रतिबिंबित होता है और इससे टीचर जान सकता है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट कितना समझ में आया या नहीं। क्यों? क्योंकि उसने पहले क्या किया कि 400 को उसने 100 में से 45 को घटा करके इसने 55 पहले बताया था, उसके बाद से धीरे धीरे वो बढ़ाता गया, 100 से 200 कर दिया, 200 में से 45 घटाया तो 155, फिर एक और 100 बढ़ा दिया तो 255, फिर एक 100 बढ़ा दिया तो 355। इस प्रकार से यानी कि वो किस प्रोसेस से प्रश्न को सॉल्व कर रहा है, उसका थिंकिंग प्रोसेस क्या है, वो बच्चे का टीचर जान सकता है उसके इस कलन विधि के माध्यम से। ठीक है, तो ये विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निहाल को गणित की एक कक्षा में 78 परसेंटाइल अंक मिले हैं, यह निम्न में से किस प्रकार की परीक्षण का उदाहरण है? ध्यान से समझिएगा, 78 परसेंटाइल का मतलब क्या हुआ कि 78% लड़के निहाल से पीछे हैं, कहने का मतलब, या फिर ये कह सकते हैं कि जो निहाल है वो 78% लड़कों से आगे है। यानी कि मान लीजिए कक्षा में अगर 100 बच्चे होंगे तो 78 बच्चों का नंबर जो है वो निहाल से पीछे है, या फिर 78 बच्चों से आगे निहाल है, इस सेंस में आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, हमसे पूछा जा रहा है कि यह परसेंटाइल वाला किस प्रकार का परीक्षण है, किस प्रकार का टेस्ट है, ये हमसे पूछा जा रहा है। चौथा विकल्प दिया गया है अभिक्षमता परीक्षण। अभिक्षमता परीक्षण में क्या होता है, बच्चे का इंडिविजुअल टेस्ट लिया जाता है कि उसके ही केवल क्वालिटीज की बात की जाती है, लेकिन यहां पर परसेंटाइल की बात की गई थी, तो जाहिर सी बात है उस बच्चे का दूसरे बच्चे से कंपैरिजन किया जा रहा है। कंपैरिजन हो रहा है तभी तो बताया जा रहा है ना कि वो 78% लोगों से आगे है, ये कंपैरिजन के माध्यम से ही तो हुआ। जबकि एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है, जो अभिक्षमता परीक्षण होता है, वो बच्चे का इंडिविजुअल होता है कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी है, उसमें दूसरे से कंपैरिजन करने की बात नहीं होती है। तो चूंकि इस प्रश्न में कंपैरिजन की बात की गई, इस वजह से एप्टीट्यूड टेस्ट हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा विकल्प देखिए, निदानात्मक परीक्षण यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात की गई है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि डायग्नोस्टिक टेस्ट में इंडिविजुअल बच्चे की आ रही समस्याओं के बारे में जाना जाता है। ठीक है, इसमें तुलना करने की कहीं भी बात नहीं आती है निदानात्मक परीक्षण में। यानी बच्चे को कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद से उसका परीक्षण किया जाता है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आया है या नहीं, बच्चे को कहां पर समस्या आ रही है, उस समस्या को जानने के लिए निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। इसमें कहीं भी परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट नहीं आता, यानी एक दूसरे से कंपेरिजन करने का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। पहला देखिए, मानदंड संदर्भित परीक्षण। मानदंड का मतलब क्या हुआ कि एक थ्रेशोल्ड तय कर दिया गया और उस थ्रेशोल्ड से ऊपर जो भी अभ्यर्थी पाएगा वो क्वालिफाई माना जाएगा और वो उससे नीचे जो भी पाएगा वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। जैसे कि मैं सीटेट की परीक्षा का उदाहरण लेता हूं, तो सीटेट में अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 90 एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 82 एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है। यानी कि अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो 90 या फिर इससे ऊपर पाते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे, और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 82 या फिर इससे ऊपर पाएंगे तो क्वालिफाई माने जाएंगे। इसी को बोला जाता है मानदंड संदर्भित परीक्षण। यानी कि एक थ्रेशोल्ड तय कर दिया गया है, इससे ऊपर रहेंगे तभी आप पास होंगे, नीचे रहेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। तो इसमें कहीं से भी किसी दूसरे बच्चे की कंपैरिजन नहीं की जाती है, बच्चे का खुद का एक लेवल तय कर दिया गया कि इसके ऊपर अगर आप पाते हैं तो आप क्वालिफाई होंगे। ठीक है, तो इसमें भी कंपैरिजन नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर 2 की, मानक संदर्भित परीक्षण, बच्चे का समूह में एक दूसरे के सापेक्ष श्रेणी जानने के लिए यह परीक्षण किया जाता है। तो एक दूसरे के सापेक्ष यानी कि कंपैरिजन होगा तभी तो एक दूसरे के सापेक्ष हम लोग जान पाएंगे। और यहां पर भी प्रश्न में कंपैरिजन से रिलेटेड पूछा गया था, क्योंकि 78% बच्चे से आगे होने का मतलब कि इतने बच्चे उससे पीछे हैं, यानी कि तुलना की गई है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, त्रिआयामी आकृतियों के संकल्पनात्मक विकास को दर्शाने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों का क्रम दिया गया है, ये आकृतियां एक यादृच्छिक क्रम में हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 3D कॉन्सेप्ट बच्चों को बताना है, 3D फिगर्स के बारे में बच्चे को कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, डेवलप करना है। तो उसके संदर्भ में कुछ हमारे पास ये 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इन चारों विकल्पों का सही क्रम क्या होना चाहिए ताकि बच्चे के अंदर जो 3D इमेज का कॉन्सेप्ट है वो सही तरीके से विकसित किया जा सके। देखिए, सबसे पहले बच्चे को मूर्त चीज़ों को दिखा करके आकृतियों के बारे में समझाना होगा। मूर्त चीज़ जिस भी विकल्प में होगा सबसे पहले वाला वही वाला हमारा उत्तर होगा। देखिए, ऑप्शन नंबर 2 में बात की गई खेलने वाली चिकनी मिट्टी से 3D आयामी आकृतियों की रचना करना। अब देखिए, जब खेलने वाली मिट्टी, खेलने वाली यानी प्रत्यक्ष तौर पर होगी, प्रत्यक्ष तौर पर बच्चे को 3D फिगर यहाँ पर दिखाने की बात की जा रही है, रचना करने की बात की जा रही है, तो ये हमारा पहले नंबर पर आ जाएगा, क्योंकि बच्चा उन चीज़ों के बारे में जल्दी सीखता है जिसको वो प्रत्यक्ष तौर पर देख रहा होता है। इसके बाद से देखिए क्या होता है कि बच्चे ने प्रत्यक्ष तौर पर देख लिया, उसके बाद से
उसका जैसे मान लीजिए खेलने वाली मिट्टी, चिकनी मिट्टी का विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाई जाएंगी और उसका एक तरीके से कंपैरिजन करके वो उसमें समानता और असमानता को ढूंढ सकता है। यानी कि केवल आकृतियों को देखकर, जैसे जो वैन हील के द्वारा सिद्धांत दिया गया था, उनके द्वारा पहला दृश्यीकरण बताया गया था। दृश्यीकरण में क्या होता है कि बच्चा जो आकृतियों की बनावट के आधार पर या फिर उसके दिखावट के आधार पर वर्गीकरण कर पाता है। तो ये आपका पहला स्टेज दूसरा वाला हो गया, ठीक है, क्योंकि वो आकृतियों को प्रत्यक्ष तौर पर देख करके उनके बनावट के आधार पर वर्गीकृत कर पा रहा था। उसके बाद से उनमें क्या समानताएं हो सकती हैं या फिर उनकी क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, एक दूसरे से कंपेरिजन करना बच्चा सीखता है। ये होता है विश्लेषण स्तर में। तो ऑप्शन नंबर 2 में इसकी बात की गई है। देखिए माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 में इसकी बात की गई है, दो आकृतियों की तुलना करना और पहचान करना कि इसमें क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं, यानी उनकी प्रॉपर्टीज की अब बात हो रही है। तो ये दूसरे नंबर पर हो जाएगा। उसके बाद से क्या होता है, देखिए तीसरे नंबर पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, जाल के प्रयोग से आकृतियां बनाना। ये तीसरे नंबर पर होगा। और चौथे नंबर पर बचा ज्यामितीय उपकरणों जैसे प्रकार रेखनी प्रयोग से आकृतियों की रचना करना। ये चौथे नंबर पर क्यों होगा? आपने एक सिद्धांत पढ़ा होगा, अधोगामी का सिद्धांत या फिर दूरस्थ गामी का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि बच्चे का जो केंद्र बिंदु है, मान लीजिए ये बच्चा है तो इसका केंद्र बिंदु मान लीजिए ये हार्ट होगा और ये हाथ हो गया और ये इसका पैर हो गया। तो केंद्र बिंदु से बाहर की तरफ विकास का क्रम आगे बढ़ता है। यानी कि बच्चा जो अपने बॉडी पर कंट्रोल पाता है वो केंद्र से बाहर की ओर पाता है। सबसे पहले वो अपने जैसे देखिए भुजाओं पर कंट्रोल पाता है, उसके बाद से अपने हथेली पर कंट्रोल पाता है, उसके बाद से अपनी उंगलियों पर सबसे लास्ट में कंट्रोल पाता है। चूंकि यहाँ पर प्रकार और रूलर का प्रयोग करना था, यानी कि उंगलियों का प्रयोग करना था, तो उंगलियों का प्रयोग वो सबसे अंतिम में कर पाएगा। इसी वजह से ये चौथे नंबर पर था, क्योंकि अधोगामी सिद्धांत यही कहता है या फिर दूरस्थगामी सिद्धांत यही कहता है कि केंद्र से बाहर की तरफ विकास होगा और उंगलियां सबसे बाहर आती हैं। इस वजह से उस पर कंट्रोल बच्चा अंतिम में पाएगा। इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 वाला यहां चौथे पर बनेगा। यानी हमारा क्रम क्या बना, देखिए 2 1 3 4, 2 1 3 4 हमारा सही क्रम होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई है 2 1 3 4, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा पोल्या के समस्या समाधान मॉडल के अनुसार सही क्रम है। तो पोल्या ने बताया था कि सबसे पहले समस्या को पहचानना होता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद से प्लानिंग की जाती है कि समस्या को सॉल्व किस तरीके से करना है। उसके बाद से जो प्लान हम लोग किए रहते हैं उसको इंप्लीमेंट करना होता है और अंत में फिर से उसका एक तरीके से रीचेकिंग किया जाता है कि जो समस्या का समाधान हमने पाया है क्या वो वैलिड है अथवा नहीं। तो देखिए विकल्प नंबर 2 में इसी की बात की गई। सबसे पहले समस्या को समझना, उसके बाद से योजना बनाना यानी प्लानिंग करना, उसके बाद से इंप्लीमेंट करना यानी कि योजना को कार्यान्वित करना और अंत में पुनः जांचना यानी रीचेकिंग की बात की जा रही है। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के संदर्भ में सत्य नहीं है। निगेटिव सेंस में प्रश्न पूछा गया, अवधारणाओं की प्रकृति यानी कि जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनके नेचर के संदर्भ में कौन सा एप्रोप्रिएट नहीं है वो हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है अमूर्त प्रकृति, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। अमूर्त प्रकृति यानी कि जो चीजें हम लोग छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, उस सेंस में कहा जा रहा है। जैसे कि गणित में देखिए ये पेपर प्राइमरी लेवल का, तो जाहिर सी बात है प्राइमरी स्तर का ही आपको तर्क भी देना होगा। जैसे कि मान लीजिए बच्चों के द्वारा जो गिनती सीखा जाता है 1 2 3 4, तो ये बच्चा एक को तो देख रहा है लेकिन ये उसके चिन्ह को देख रहा है। एक्चुअली में एक होता क्या है वो बच्चा नहीं देख पा रहा है। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे बच्चा ईवीएस में क्या सीखता है, परिवेश में जो कुछ भी वो देख रहा है, जैसे कुत्ता देखा है तो कुत्ते को वो प्रत्यक्ष तौर पर देख पा रहा है। बिल्ली अगर देख रहा है तो बिल्ली को प्रत्यक्ष तौर पर देख पा रहा है, सीख रहा है, उसको छू सकता है। लेकिन अगर मैं गणित में एक की बात करूं तो ये तो उसका चिन्ह हो गया ना, वो चिन्ह को केवल देखता है। एक क्या होता है उस कॉन्सेप्ट उसके लिए एक तरीके से अमूर्त होता है, इसलिए गणित अमूर्त प्रकृति होती है। अब देखिए बच्चों को अमूर्त कॉन्सेप्ट को मूर्त बना करके सिखाया जाता है। जैसे कि आप बच्चों के गणित के पुस्तक में देखेंगे तो उनको गिनती किस प्रकार से सिखाया जाता है। देखिए 1 सिखाने के लिए उसके आगे 1 बिल्ली का चित्र बना होगा, 2 सिखाने के लिए उसके आगे 2 बिल्ली का चित्र बना होगा। तो बच्चा अब ये मूर्त चीजों से उसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है उसकी पुस्तक में कि बिल्ली उसने परिवेश में देखा है मूर्त अवस्था में, बिल्ली उसने परिवेश में देखा है मूर्त अवस्था में, तो वो चीजों को समझ पाएगा। यहां पर एक बिल्ली है, यहां पर एक बिल्ली है, तब वो 2 को उससे कोरिलेट कर पाता है और उस चिन्ह का मतलब 2 समझता है। भले ही हम इसको मूर्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इसकी प्रकृति अमूर्त थी, क्योंकि हमने उस ईवीएस का हेल्प लिया,
उसके परिवेश का हेल्प लिया उस गणित के कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए, ठीक है। तो यानी कि जो गणित की प्रकृति होती है वो अमूर्त होती है, ये बात बिल्कुल सही है। चूंकि पॉजिटिव है इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। दूसरा देखिए, श्रेणीबद्ध प्रकृति, श्रेणीबद्ध यानी कि हायरार्किकल इन नेचर कहा जा रहा है। हायरार्की मतलब कि स्टेप बाय स्टेप ही गणित में चरण दर चरण ही आप गणित को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि गणित को सॉल्व करने का जो स्टेप है, जैसे मान लीजिए बच्चे को अंकों का जोड़ सिखाना है, तो मान लीजिए 3 2 1 9 9 2, ये बच्चे को जोड़ना है। तो मान लीजिए 1 और 2 जोड़ेंगे, तो सबसे पहले तो इसका ये नियम होता है कि अगर 3 अंकों की संख्या है तो इकाई वाला अंक इकाई वाले अंक के सामने लिखना है, दहाई वाला अंक दहाई के सामने लिखना है और सैकड़ा वाला अंक सैकड़े के सामने लिखना है। मान लीजिए अगर ऐसा होता कि एक अंक में 3 9 2 है और दूसरे अंक में केवल 5 5 है, तो ये हायरार्की बनी हुई है कि सबसे पहले इकाई वाला अंक इकाई के सामने लिखना है। तो इसका इकाई का अंक और इसका इकाई का अंक एक दूसरे के नीचे है, इसका दहाई का अंक इसका दहाई का अंक एक दूसरे के नीचे है। अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि जैसे मान लीजिए कि 55 यहाँ से लिख दीजिए, नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये इकाई का अंक था, तो ये हायरार्की बनी हुई है कि इकाई का अंक आपको इकाई के नीचे ही लिखना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए 392 में अगर हम लोग 55 को जोड़ना चाहें तो 5 2 7 हो गया, उसके बाद से 9 5 जोड़ेंगे तो 14 आएगा। लेकिन क्या डायरेक्टली हम लोग 14 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये इकाई का अंक तो फिक्स हो गया और दहाई के अंक पर एक ही अंक तो आप लिख सकते हैं, 0 से लेकर के 9 तक। तो ये दहाई के स्थान पर, क्योंकि हम लोग दहाई वाले स्थान को जोड़ रहे थे, तो केवल दहाई के स्थान पर 4 को लिखना होगा और ये वाला जो अंक है ये सैकड़े में जाकर के जुड़ता है, तो 3 और 1 मिलकर के ये 4 होगा, यानी कि हमारा उत्तर कितना आएगा? 447 आएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप होता है, इसी को हम लोग श्रेणीबद्ध प्रकृति कहते हैं। यानी ये भी गणित में होता है, पॉजिटिव है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। तीसरा देखिए, तर्क संगत प्रकृति। तो गणित में हम लोग रीजनिंग का, तर्क का प्रयोग कर रहे होते हैं, तो ये भी बिल्कुल नेचर होता है गणित का, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, मूर्त प्रकृति। अभी पहले वाले विकल्प में मैंने आपको बताया था कि जो गणित की प्रकृति होती है वो अमूर्त होती है, तो जाहिर सी बात है जब अमूर्त हो गया तो मूर्त हो ही नहीं सकता, यानी ये निगेटिव सेंस में, और प्रश्न हमसे निगेटिव वाला ही पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, संख्याओं का स्थानीय मान पढ़ाने के बाद शिक्षक ने निम्न प्रश्न हल करने के लिए दिया। स्थानीय मान पढ़ा दिया गया, अब इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए दिया गया है। मान लीजिए आप 2 अंक 3 और 5 लेते हैं, 2 अंक दिया गया 3 और 5, इन दोनों अंकों का उपयोग समान बार करते हुए 4 अंकों वाली संख्याएं बनाइए। क्या आपका उत्तर अनन्य है? अनन्य यानी कि यूनिक है। उपयुक्त संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ध्यान से समझिएगा, हमारे पास 2 अंक हमें बाउंड कर दिया गया, 3 5 को समान बार उपयोग करके 4 अंकों की संख्या बनानी है। तो जाहिर सी बात है जब 4 अंक की संख्या और इसको समान बार उपयोग करना है तो 2 2 बार उपयोग करना होगा। तो 2 बार हमें 3 उपयोग करना है और 2 बार 5 उपयोग करना है। 4 1 2 3 4, 4 अंक का प्रयोग करते हुए हमें 4 अंकों की संख्या बनानी है। अब यहाँ पर केवल 4 अंकों की संख्या बनाने के लिए बोला गया, बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी का नाम नहीं लिया गया है। तो अब देखिए, कोई ये भी तो बना सकता है 3 5 5 3, कोई ये भी बना सकता है 3 3 5 5, कोई ये भी बना सकता है 5 3 5 3, कोई ये भी बना सकता है 5 5 3 3। यानी सबका उत्तर अलग अलग आने की संभावना है, और जब भी एक ही प्रश्न के अलग अलग उत्तर आते हैं तो उसे हम लोग खुले सिरे वाला प्रश्न यानी ओपन एंडेड क्वेश्चन बोल रहे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 में देखिए इसी की बात की गई है, यह खुले सिरे वाला प्रश्न है और छात्रों को आपस में एक दूसरे के उत्तरों का विश्लेषण और आलोचना करने का अवसर प्रदान करता है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कक्षा 1 की गणित की अध्यापिका सुश्री सोनाली ने अपने अधिगमकर्ताओं को निम्नलिखित क्रियाकलाप दिए। यहाँ पर देखिए कुछ टास्क दिए गए हैं। पहला दिया गया है, भिन्न आकार यानी अलग अलग आकार और रंगों वाली सीपियाँ, कंकड़ पत्थर टोकन प्रतीक को वर्गीकृत करना, यानी कि क्लासिफाई करने की बात की जा रही है, अलग अलग वर्गीकृत करने की बात की जा रही है। उनके प्रॉपर्टी के आधार पर, हो सकता है रंगों के आधार पर या फिर हो सकता है साइज के आधार पर, ठीक है। चलिए, दूसरा दिया गया, भिन्न छड़ियों को उनकी लंबाई के अनुसार एक बंडल गट्ठे में व्यवस्थित करना। अब यहाँ पर लंबाई के अनुसार उसको वर्गीकृत करना है और उसका अलग अलग बंडल बनाना है। आगे पढ़िए, लकड़ियों, पंखों, पत्तियों को अपने आसपास के परिवेश से एकत्रित करना और उनको समूहों में बांटना। तो जाहिर सी बात है, लकड़ियां अलग ग्रुप में बनेंगी, पंखे अलग ग्रुप में बनेंगे। पंखा का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे चिड़ियों का जो पंख गिरा हुआ होता है उसको उठा करके ला करके उसको अलग ग्रुप बनाने की बात की जा रही है, और पत्तियों का अलग ग्रुप बनेगा, ठीक है। चौथा देखिए, मोतियों को धागों में पिरो करके गणना करने के लिए माला बनाना। तो ये भी एक तरीके से
पिरो करके गणना करने की बात की जा रही है, तो जाहिर सी बात है बच्चे मोतियों को गिन करके उसकी मोती के माला बना रहे होंगे। अब हमसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, इस प्रकार के क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। दिया गया है प्राथमिक कक्षाओं में फुर्सत मौज मस्ती के लिए किए जाते हैं, तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि बच्चे को एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों ये कहती है कि बच्चे को खेल के माध्यम से सिखाना है। खेल के माध्यम से सिखाने का मतलब मौज मस्ती नहीं है, उसको उसी माध्यम से ही समझ में आता है, इस वजह से खेल के माध्यम से सिखाना है, मौज मस्ती के लिए नहीं किया जा रहा है। तो ये पहला वाला विकल्प निगेटिव हो गया। दूसरा देखिए, समय नष्ट करते हैं क्योंकि शिक्षक को पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को हल करने पर बल देना चाहिए। तो देखिए ये क्रियाकलाप कराना समय की नष्ट नहीं है, बच्चे का कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है। जब बच्चा प्राइमरी स्तर में पहली बार जाता है तो संख्या उसके लिए बिल्कुल एक तरीके से संख्या के आधार पर या फिर साइज के आधार पर, कलर के आधार पर वो अगर वर्गीकृत कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं वो प्रोसेस को सीख रहा है कि किस प्रकार से हम लोग क्रम को डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो ये समय का नष्ट नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, केवल पूर्व प्राथमिक कक्षा में किए जाते हैं और कक्षा 1 के लिए असंगत हैं। देखिए केवल एकमात्र एक ही, यही, ही, पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, ये जितने भी वर्ड होते हैं केवल एक पक्ष की बात करते हैं, दूसरे पक्ष को इग्नोर कर देते हैं। इस वजह से जहां पर भी ये वर्ड दिख जाए वो हमेशा निगेटिव होता है, आपको विचार करना ही नहीं है। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, अंक गणित में महत्वपूर्ण अवधारणाओं जैसे कि संख्या गणना परिचय देने के लिए बच्चों की तत्परता के आकलन में सहायक है। यह विकल्प सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सी प्रक्रियाएं बच्चों के चिंतन के गणितीकरण की सूचक हैं, यानी बच्चे किस प्रकार से मैथमेटिकली सोच पा रहे हैं या नहीं, कौन सा इंडिकेशन देगा, कौन सा विकल्प इसका सूचक है। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि गणितीय संप्रेषण केवल सूत्र के द्वारा करना। मैं बार बार कह रहा हूं, केवल एकमात्र एक ही, पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, ये जहां पर भी वर्ड दिख जाए आपको विचार करना ही नहीं है। अगर प्रश्न पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंस में पूछा गया तो ये विकल्प को निगेटिव कर देता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, प्रश्न को हल करने के लिए मानक क्रियाविधि का उपयोग उत्तरों की जांच की उत्तर कुंजी से करना, यह विकल्प निगेटिव है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा जहां पर भी मानक क्रियाविधि की बात की जा रही है। मानक क्रियाविधि कहने का मतलब कि हमें बाउंड कर दिया गया कि हम केवल एक ही प्रोसेस का उपयोग कर सकते हैं प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। अगर एक ही विधि का हम लोग प्रयोग करेंगे तो हमारे अंदर क्रिएटिविटी नहीं आएगी, क्योंकि क्रिएटिविटी ये बोलती है कि बच्चे को एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीके से सोचना, आउट ऑफ बॉक्स जाकर के सोचना, अपने नए नए मौलिक विचारों के माध्यम से सोचना। और मानक क्रियाविधि मतलब कि एक ही प्रोसेस के अंतर्गत उसको बाउंड कर दिया गया कि नहीं, आपको यही विधि का प्रयोग करना है। तो मानक क्रियाविधि निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, शिक्षक द्वारा दिए गए सुनिश्चित निर्देशों के अनुसार योग पर क्रियाकलाप करना। अब टीचर के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, सुनिश्चित निर्देश, केवल उसकी बात की जा रही है, तो यह भी विकल्प निगेटिव है। कैसे? देखिए, बच्चे खुद करके सीखते हैं, अपने ज्ञान की रचना स्वयं करते हैं। यहां पर थोड़ा सा बाउंड करने की कोशिश की जा रही है शिक्षक के द्वारा, इस वजह से निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, और वैसे भी केवल योग की बात कर रहा था। गणितीकरण, सोच में गणितीकरण यानी कि मैथमेटिकली सोच पाना, थिंकिंग कर पाना केवल योग तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने दैनिक जीवन में वो किस प्रकार से गणितीय संक्रियाओं का यूज कर पा रहा है, सब कुछ मैथमेटिकली उसके थिंकिंग प्रोसेस में आना, ये ब्रॉड सेंस में होगा। यहां पर केवल एडिशन की बात की गई थी, योग की बात की गई थी, संकुचित है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, आसपास की भिन्न वस्तुओं का भार अनुमान लगाना और उत्तरों पर सहपाठियों और शिक्षकों के साथ विचार विमर्श करना। देखिए यहां पे शब्दों से आपको पकड़ना है, विचार विमर्श करने की बात की जा रही है, यानी ग्रुप में बात की जा रही होगी, इंटरेक्शन किया जा रहा होगा। और ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह संरचनावाद का समर्थन कर रहा है। संरचनावाद क्या कहता है कि बच्चे सक्रिय रूप से भागीदारी करके अपने ज्ञान की रचना कर रहे होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर आसपास की विभिन्न वस्तुओं से कोरिलेट करने की बात की गई है, यानी कि बच्चा अपने दैनिक जीवन में इस गणितीय थिंकिंग को यूज कर पा रहा है। ऑप्शन नंबर 3 सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों, गणित पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी के साथ सीटेट दिसंबर 2021 और प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।